फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन। ओके, तो बड़े ध्यान से ये डेफिनेशन सुननी है, थोड़ी सी लेंथी है, रटा नहीं लगाना। जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा आप लोगों ने वैसे उसको याद करना है। फाइलेटिक लाइनेज दो नंबर का इंतहाई शॉर्ट सेशन है, सिर्फ आपने डिफाइन करके लिख देना है और कोई एग्जांपल देने की जरूरत भी नहीं। फाइलेटिक लाइनेज, इससे पहले कि मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊं, आप लोगों ने एक छोटा सा ट्री ड्रा कर लेना। ट्री की एक सेंस बना लेते हैं कि एक होती है, दूसरी तीसरी होती है। तो जिस तरह से ये ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये ब्रांच किससे पैदा हुई? पीछे वाली से, ये इससे, ये इससे, ये इससे, एंड सो ऑन करते करते का ओरिजिन क्या आ जाता है? कॉमन, एक कॉमन ओरिजिन आ जाता है। अब इसी ट्री को हम सामने रखेंगे और डिफाइन करेंगे फाइलेटिक लाइनेज को। इस तरह से फाइलेटिक लाइनेज की समझ लें कि 2-3 कंडीशंस हैं बेटा। नंबर 1, इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। फाइलेटिक लाइनेज बजाते खुद क्या है? इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, कि ये एक बगैर टूटे हुए स्पीशीज की एक सीरीज है। ये जो कुछ मैंने ड्रा किया है, सपोज कर लें ये स्पीशी नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये रिकॉर्ड कहीं पर मिस नहीं हुआ। फाइलेटिक लाइनेज को वैसे हम उर्दू में क्या बोलते हैं? शजरा। ये कुछ लोगों के पास घरों में भी होता है। शजरे का मतलब क्या होता है? उनके पास एक पेज होता है, पेज पे लिखा होता है कि फलां का बेटा, उनके वालिद का ये नाम था, उनके वालिद का ये नाम था, उनके वालिद का ये नाम था। तो एक चेन सी चलती हुई नस्ल दर नस्ल उन तक पहुंच जाती है। उसको भी फाइलेटिक लाइनेज कहा जाता है। बायोलॉजिकली भी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। जितनी भी स्पीशीज मैंने आपस में जोड़ी हैं, उनकी सीरीज कहीं से ब्रेक नहीं हो रही। बाकी क्या है? अरेंज इन ancestor to descendant sequence। ये जो सीरीज मैंने जोड़ी है, इसकी तरतीब क्या है? इट इज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। एंसेस्टर बोला जाता है अबाउ अजदाद को। मैं इसको और सिंपल कर दूं आपके लिए तो समझ लें, बाप को बोला जाएगा, पेरेंट्स को बोला जाएगा। मतलब क्या? अबाउ अजदाद, सारे फोरफादर्स जितने आ जाते हैं। डिसेंडेंट का मतलब मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं, समझ लें औलाद को कहा जाता है। तो जब मैंने अरेंज करना है फाइलेटिक लाइनेज को, तो क्या करना है? पहले सबसे पुराने को लिखना है, उसके बाद उसकी औलाद को, उसके बाद उसकी औलाद को, उसके बाद उसकी औलाद को। तो एक सीक्वेंस चलता जाएगा। अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीशी नंबर 9 किससे पैदा हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? वो अक्सर लोग होते हैं, वो थोड़े से ओवर क्लेवर बन रहे होते हैं। अगर हम उनसे पूछे कि बताओ आपके वालिद दादा का क्या नाम है या वालिद का नाम है, तो एक बड़ा मजाइका खेज सा जवाब देते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल बात ठीक है उनकी कि हम जितने बनी नौ इंसान हैं हजरत आदम की औलाद है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था आपके फादर का नाम क्या है? इमीडिएट जो फादर है आपके, मैंने अल्टीमेट फादर का नहीं पूछा। तो यही आंसर इस फाइलेटिक लाइनेज की लास्ट लाइन में है। अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच
lateral species evolve from former one। आपकी बुक पर यहां पर ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है, आप वैसे करना चाहते हैं तो भी ठीक है। With each lateral species evolve from the species that immediately preceded। आपकी बुक पर ये लाइंस लिखी है, उसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया। With each lateral species evolve from former one। कि हर जो आगे वाली स्पीशी है वो अपने से बिल्कुल पीछे वाले से पैदा हुई है। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर मैं बेटा आप लोगों से पूछूं स्पीशी नंबर 4 किससे पैदा हुई है, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए जी अल्टीमेटली वो 1 से हुई है, नहीं। मेरा क्वेश्चन है इमीडिएटली, तो इमीडिएटली में 4 स्पीशी थर्ड स्पीशी से पैदा हुई है। अगर मैं पूछूं थर्ड किससे हुई है तो आपने कहना है 2 से, 2 किससे हुई है तो 1 से। जंप नहीं करना, हमने ये नहीं कहना कि स्पीशी नंबर 9 डायरेक्टली स्पीशी नंबर 1 से पैदा हुई। क्लियर? तो ये 3 लाइंस डिफरेंट जोड़कर हमने याद करनी है फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन, रट्टा नहीं लगाना। पहली कंडीशन क्या है बेटा? इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। पहली शर्त ये है कि ये सीरीज पूरी है, कहीं से टूटी नहीं हुई है, हर एक आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है? अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, कि जब मैंने उसको अरेंज किया तो मैंने एंसेस्टर की काउंटिंग पहले की, बाद में डिसेंडेंट की थी। ये देखिए 3 स्पीशी के पेरेंट 2 हैं, जब मैंने काउंटिंग की तो 2 पहले रखा, ऐसा नहीं किया 1 2 3 4 ऊपर से काउंटिंग नहीं शुरू करनी। काउंटिंग कहां से शुरू करनी है? एंसेस्टर से। अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। और आखिरी बात क्या? with each lateral species evolved from former one। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीशी नंबर 5 किससे पैदा हुई है तो आपका आंसर इमीडिएट होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो बेटा अगर इसको भी तरह अच्छे तरीके से याद करें, 3 लाइंस हैं, इनको जोड़ें फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन। इस तरह से समझा के नहीं, अगर आप ये ट्री बना लेंगे तो आपको डेफिनेशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, समझ आ जाएगी, कभी भूलेगी नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। पहली हमारे पास ये कंडीशन है, अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। ये दूसरी शर्त है कि हमने उसको अरेंज कैसा किया है। तीसरी शर्त क्या है या कंडीशन क्या है कि जब मैं पूछूं कि ये स्पीशी किससे पैदा हुई है तो आपका आंसर फॉर्मर 1 या इमीडिएट 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन है। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। ये सभी को क्लियर हो गई है बेटा डेफिनेशन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल सी बात है। ईमान बेटा क्वेश्चन है? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। वो बड़ा आसान सा है, जो एग्जांपल्स मैं दूंगा, जिस तरह से मैं बताऊंगा आपने वैसा करना है। वो बहुत सारा डाटा मिक्सअप हो जाता है, आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, तो उसको मिक्सअप नहीं करना। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको डिफरेंटली लेकर चलना है। क्योंकि मैं इसको रेज करने लगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप लोग। ओके, बायोलॉजिकल मेथड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए होता है। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड की जरूरत क्यों है। बायोलॉजिकल मेथड रिक्वायर है बेटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? एनी प्रॉब्लम
that is related to organisms is called biological problem. कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है तो उस प्रॉब्लम को बेटा मैं किसका नाम दूंगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम दूंगा. एंड द मेथड टू कंट्रोल biological problem is called biological method. ये डेफिनेशन बुक पर नहीं है, आप लोग लिख लें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है. बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इस डेफिनेशन में. Any problem that is related to organisms is called biological problem. कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गेनिज्म की है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. And the method to control biological problem is called biological method. और कोई भी मैं ऐसा मेथड ले आऊं जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, कंट्रोल करे, वो मेथड क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल मेथड. क्योंकि बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, तो जो साइंस है एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है. साइंस सिस्टमेटाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि बाकायदा हर चीज को एक सिस्टम में से गुजरना पड़ता है. वो सिस्टम की हायरार्की होती है. हायरार्की बेटा किसको बोलते हैं? तरतीब को. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. तो जितनी भी साइंस की फील्ड है उन सब का आगाज कहां से होता है? ऑब्जर्वेशन से होता है. तो इट मीन बायोलॉजिकल मेथड का आगाज कहां से होगा? ऑब्जर्वेशन से होगा. ऑब्जर्वेशंस क्या है? इस तरह से ली जाती है. ऑब्जर्वेशन के लिए नेचर ने हमें 5 सेंसेस दी. 5 सेंसेस आप लोग जानते हैं कौन कौन सी हैं? टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड विजन. हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं टच करके, या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं टेस्ट करके, या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं स्मेल करके, या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं हियरिंग करके, या विजन से. मुझे हिली एरियाज बड़े पसंद हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. ये ऑब्जर्वेशन मैंने किससे ली? विजन से. मुझे नुसरत फतेह अली खान की आवाज बड़ी पसंद है, हियरिंग. ये परफ्यूम बड़ा अच्छा है, स्मेल. बिरयानी बड़ी मजेदार होती है, दैट इज टेस्ट. टच, ये कपड़ा इसका स्टफ बड़ा स्मूथ है, टच. तो देखिए किसी किस्म की भी मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो उसकी बैक पे क्या है? 5 में से कोई ना कोई सेंस जरूर है. तो 5 की 5 सेंसेस को लेकर जब हम कोई चीज को लेकर चलते हैं वो चीज क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन कहलाती है. ये बात ध्यान से सुननी है, ये लफ्ज बार बार आएंगे. ऑब्जर्वेशन या तो क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव हो सकती है. क्वालिटेटिव का बेटा क्या मतलब? मयारी. क्वांटिटेटिव का क्या मतलब? मिकदारी. अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेरे सामने मैं शॉप पर गया, कपड़ा लेने गया, शर्ट लेने गया, तो उसने 3-4 किस्म के स्टफ मेरे पास रख दिए. तो मैं उसके कपड़े को पकड़ के चेक करता हूं कि उसमें से क्वालिटी मुझे किसकी अच्छी लग रही है, कौन सा ज्यादा देर तक चलेगा. तो वो जो ऑब्जर्वेशन मैं उसको टच करके ले रहा हूं, दैट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन टोटली डिफरेंट है. मिसाल के तौर पर मैं सुबह उठता हूं, हमारे घर के बाहर एक दरख्त है, मैं सुबह फॉर एग्जांपल नमाज के लिए उठा,
तो मैंने देखा कि जब अजान होती है तो ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर एक परिंदा आता है, दरख्त पे बैठ जाता है। मैंने नोट कर लिया। अगले दिन मैं फिर नमाज के लिए उठा तो मैंने दरख्त के ऊपर देखा तो ठीक उसी टाइम पे वो परिंदा दोबारा आ गया। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन मैंने लगातार ऑब्जर्व किया। तो लगातार ऑब्जर्व करने पर मुझे वो परिंदे की रूटीन समझ आना शुरू हो गई। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये बेटा कौन सी है, क्वांटिटेटिव है, कि मैंने काउंट किया है उसकी रूटीन को, वहां से एक चीज को मैंने डिड्यूस किया है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बार बार डिफरेंट ट्राइब्स पे ली जाए और ट्राइब्स बहुत दफा लिए जाएं, ऐसी ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट एक एक्सपेरिमेंट ही होता है। क्वालिटेटिव, आप में से मैं अभी 12 लोग आप मौजूद हैं, मैं आप में से किसी से पूछूं कि बेटा किसको कॉटन पसंद है, किसको सिल्क पसंद है, किसको वॉशिंग वियर पसंद है, तो आपकी डिफरेंट ओपिनियंस आ जाएंगे। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप डिफरेंट ओपिनियंस रख सकते हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये साइंटिफिकली बड़ी अच्छी होती है। क्यों? अगर मैंने ऑब्जर्व किया था ना कि उस टाइम के ऊपर एक परिंदा आता है, तो माइट भी किसी और ने भी ऑब्जर्व किया, तो वो ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस नहीं आ सकता। इसलिए जब हम साइंटिफिकली आगे चलते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन जो क्वांटिटेटिव होती हैं, जो ट्रायल्स पे ली जाती हैं, उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है देन क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस आ सकती हैं। एनीहाउ, ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशंस मैं 2 लिखवा रहा हूं, दोनों में से कोई सी भी याद कर लें। टेंटेटिव explanation of observations। टेंटेटिव का बेटा मतलब होता है काबिले तवज्जो। कि मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें से काबिले तवज्जो क्या था, जो कुछ भी काबिले तवज्जो था मेरे लिए टेंटेटिव था, उसके मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे लगा कि ये कपड़ा अच्छा है, मैंने बोल दिया हाथ लगाकर, तो जो काबिल तवज्जो मुझे चीज लगी वो था कि स्टफ अच्छा है, और मैंने जो एक्सप्लेन किया कि ये कपड़ा अच्छा है, वो क्या बन गया, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की और भी अच्छी डेफिनेशन कर लेते हैं। एनी स्टेटमेंट that is based upon observations स्टार हाइपोथेसिस। कोई भी स्टेटमेंट जो बेटा मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बोल देता हूं वो क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास में होता हूं और एक स्टूडेंट है वो डेली लेट आता है, मैंने ऑब्जर्व किया आज भी लेट है, कल भी लेट है, परसों भी लेट है, 3 दिन मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई, क्वांटिटेटिव। चौथे दिन मैंने स्टेटमेंट पास की कि बेटा आप डेली 5 मिनट देर से आते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है ये मैंने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन पर बोल दी है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बोली जाए वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट मैंने दी कि बेटा आप डेली 5 मिनट देर से आते हैं, वो स्टेटमेंट अब क्या बन चुकी है, हाइपोथेसिस होता है। अब हाइपोथेसिस की बेटा बहुत सारी टेस्टिंग होती है, ये बिल्कुल इमीडिएट इनिशियल स्टेज है साइंस की दुनिया में। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के लिए पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं है, तो डिग्री होना भी जरूरी नहीं है, और हर बंदा ही हाइपोथेसिस देता है। हम कोई भी रूटीन में चले जाएं तो किसी भी जगह पर कहते हैं ये चाय बड़ी अच्छी बनाता है, इसका जूस बड़ा अच्छा है, इसका ये खाना बड़ा अच्छा है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो आप ये बोल रहे हैं पूरी दुनिया के लिए क्या है, हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस की क्या होती है, टेस्टिंग। एक बंदे ने कहा जी इन इलाके में चले जाएं तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है,
उसका हाइपोथेसिस, बहुत सारे लोग गए फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, या तो वो टेस्ट करके रिजेक्ट कर देंगे या उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट कर देंगे तो हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया, खत्म हो गया। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे बहुत सारे तो वो थ्योरी बन जाएगा, नजरिया बन जाएगा लोगों का कि हाँ वाकई में ऐसा है, इस इलाके का खाना बहुत अच्छा है। एनीहाउ अभी हाइपोथेसिस खत्म नहीं हुआ। हाइपोथेसिस को डिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं और ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक बायोलॉजिकल फाइलेटिक लाइनेज की बेटा डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, और एक जो मैं अब लिखने लगा हूं हाइपोथेसिस की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, ये भी आ जाती है। हाइपोथेसिस को डिड्यूस करने के हमारे पास दो तरीकेकार हैं, एक को बोलते हैं डिडक्टिव और एक को बोलते हैं इंडक्टिव। तो वो लिखने लगा हूं, इसका स्क्रीनशॉट बेटा पहले आप लोग ले लें। तो बेटा कर लें, आप लोग सभी अनम्यूट हैं। तरतील बेटा क्वेश्चन है कोई? तरतील बेटा बोलिए, आप अनम्यूट हैं। आप म्यूट कर देती हैं जब मैं आपसे कहता हूं। आई थिंक वो भी यूज करने में प्रॉब्लम है। नहीं वो बेटा मैं रेज कर रहा हूं। ये तो आपको समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है सर? बस वो से आपने वो बच्चे की एग्जांपल दी थी, तो कौन से वो 5 मिनट लेट आता है। हाँ जी, तो उसका लेट आना ये क्वालिटी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं क्वांटिटी इसकी बोला कि मैंने 3-4 दिन ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्वालिटी तो उसकी बेस में है, हर चीज कोई ना कोई क्वालिटी रखती है। ये मार्कर है ना, अगर ये काला क्वालिटी है, बार बार काला लिख रही है, ये क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की। हाउ कैन वी डिड्यूस हाइपोथेसिस, हाउ कैन वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। जो जनरल ट्रेंड है वो कितने हैं? नंबर 1 डिडक्टिव रीजनिंग, नंबर 2 इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ओके। ये हमारे पास दो तरीके कार है जनरली साइंस की दुनिया में, इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन जो मेन है वो ये डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इनकी डेफिनेशन क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? दिस मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मीन आम बात है, कोई कॉमन है, स्पेसिफिक मीन खास। अगर मैं कोई जनरल स्टेटमेंट में से किसी एक पर्टिकुलर शख्स की कोई स्टेटमेंट निकाल लूं, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। मिसाल के तौर पर पहले मैं कॉमन एग्जांपल दे लूं, फिर साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम बड़ी अच्छी है। अब एक नया प्लेयर आया, एक प्लेयर की बात करूं तो वो क्या है? स्पेसिफिक। टीम की बात करूं तो वो क्या है? जनरल। अब मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है और हमेशा से अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अभी एक प्लेयर है, उसने आज पहला मैच खेलना है, लेकिन मैं स्टेटमेंट पहले से ही पास कर देता हूं, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। एक प्लेयर की मैंने बात की स्पेसिफिक है, तो जो मैंने स्टेटमेंट पास की वो किस बुनियाद पर की? कि जनरल स्टेटमेंट मेरे पास थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसी बहुत अच्छी है, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर मैंने उस पर्टिकुलर प्लेयर को बगैर देखे बगैर खेले कह दिया कि ये भी एक अच्छा प्लेयर है। तो ये जो मैंने हाइपोथेसिस दिया है, ये किस बुनियाद पर दिया है? डिडक्टिव रीजनिंग पर दिया है। अब आपकी बुक की एग्जांपल दे लेते हैं कि मेरे पास जनरल स्टेटमेंट क्या पड़ी हुई है? ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है, तमाम परिंदों के पर होते हैं, ओके। अब मैंने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन क्या ली? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ली कि स्पैरो हैज
विंग्स, ये देखा मैं गया, मैंने कहा कि ये जानवर है, इसका नाम चिड़िया है, स्पैरो है, और मैंने ऑब्जर्व किया तो उसके क्या थे, विंग्स थे। अब विंग्स की बुनियाद पर मेरे पास एक जनरल स्टेटमेंट थी पहले, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि जो परिंदे हैं उनके ही पर होते हैं। तो अब मैं एक स्टेटमेंट पास करने लगा हूं, ये स्टेटमेंट बेटा मेरे पास जनरल ऑलरेडी मौजूद थी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, और इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं वो कौन सी है, डिडक्टिव रीजनिंग। क्यों? क्योंकि मैंने जनरल स्टेटमेंट में से किसी चीज को डिड्यूस किया है, अखज किया है। वो स्टेटमेंट अब मैं क्या देने लगा हूं, स्पैरो इज अ बर्ड। स्पैरो एक परिंदा है। क्यों? क्योंकि जिसके विंग्स होते हैं वो क्या होता है, परिंदा होता है, उड़ने के काबिल होता है। बर्ड्स का मतलब क्या, उड़ने वाला। तो देखिए ये मेरे पास जनरल स्टेटमेंट थी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर जब मैंने जनरल स्टेटमेंट को अप्लाई किया तो मैंने स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल लिया। ये मेथड क्या कहलाता है, डिडक्टिव रीजनिंग। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो पूछ सकते हैं। सिंपल आपने एक बात याद रखनी है, अगर मैं जनरल से कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकालूं, अब देखिए स्पेसिफिक है ना, स्पैरो ये एक परिंदा है, सारे नहीं है। अगर मैंने कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकाला है तो समझ लें क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। अब मैं जो दूसरी एक्सप्लेन करने लगा हूं वो कौन सी है, इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, टोटली ऑपोजिट है बेटा किसके, डिडक्टिव के। ये जनरल टू स्पेसिफिक थी, ये क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल। पहले वही कॉमन एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल आज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी पुअर परफॉर्म कर रही है, मिसाल ले लेते हैं। एक प्लेयर अच्छा आ गया, स्पेसिफिक प्लेयर था, 2 प्लेयर अच्छे आ गए, 3 प्लेयर अच्छे आ गए, 4 प्लेयर्स अच्छे आ गए। जब 4 प्लेयर्स अच्छे आ गए तो मैंने स्टेटमेंट पास कर दी कि पाकिस्तान भी अब मजबूत टीम होने जा रही है या मजबूत टीम हो चुकी है। ये स्टेटमेंट मैं टीम के लिए दे रहा हूं बेटा, तो ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन उसकी बेस क्या है, स्पेसिफिक प्लेयर। वो मैंने जब 3-4 काउंट किए प्लेयर कि ये बहुत अच्छे हैं, वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स थी। उन स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बुनियाद पर मैंने जनरल स्टेटमेंट पास कर दी। ये मेथड क्या कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग। एक और मिसाल, आपके मैंने 9th के स्कोर सुने अभी तक, तो मेरे एक व्यूज हैं कि ये बच्चे पढ़ने वाले। स्पेसिफिक रिजल्ट मैंने काउंट किया कि इनका 9th का रिजल्ट 460 प्लस है, 450 प्लस है, एनी हाउ जो भी है। टेस्ट होता है, सभी का टेस्ट अच्छा होता है, तो मैंने स्पेसिफिक टेस्ट चेक किया, तरतील का बड़ा अच्छा है, सहर का, रुबाब का, तूबा का, 4-5 जब मैंने टेस्ट चेक किए, भी मैंने बाकी के चेक भी नहीं किए, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। मैंने 4-5 टेस्ट चेक करके ही बोल दिया कि ये पूरी क्लास ही बड़ी अच्छी है। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट पास की पूरी क्लास के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, जनरल है। इस जनरल स्टेटमेंट की बेस क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऐसी रीजनिंग क्या कहलाती है, इंडक्टिव रीजनिंग। अब वही बुक वाली एग्जांपल हम लेते हैं जो कि स्पैरो और बर्ड से रिलेटेड थी। स्पेसिफिक एग्जांपल पहले मुझे लेनी पड़ेगी। नंबर 1, कोई एक एग्जांपल नहीं लेनी पड़ती बेटा, बहुत सारी लेनी पड़ती हैं इंडक्टिव रीजनिंग के लिए। नंबर 1 स्पेसिफिक, स्पैरो हैज विंग्स and is a bird। मैंने कहा कि चिड़िया के पर हैं और वो एक परिंदा है। सेम टू सेम, pigeon has wings and is a bird। कबूतर के भी पर हैं और वो भी एक परिंदा है। ये 2 मेरे पास स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो गई। तीसरी एक और ले लेते हैं, हॉक। हाथ ये ईगल की फैमिली का है, ईगल बिल्कुल उन जैसा होता है। हाथ हैज विंग्स एंड इज अ बर्ड। अब मैंने 3-4 ऑब्जर्वेशन ली स्पेसिफिक। स्पैरो क्या है, स्पेसिफिक। पिजन क्या है, स्पेसिफिक। हाथ क्या है, स्पेसिफिक। इन सभी स्टेटमेंट में मुझे एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है। क्या, विंग्स, इनका ताल्लुक किसके साथ है, बर्ड्स के साथ। तो बजाय ये कि मैं बार बार सभी को स्पेसिफिकली टेस्ट करूं,
क्यों ना मैं एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दूं ताकि आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। क्या all birds have wings? साबित हो रहा है कि जितने भी परिंदे हैं उनके क्या हैं, विंग्स हैं। तो मैंने 3-4 ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक कॉमन स्टेटमेंट पास कर दी। तो जब मैंने स्पेसिफिक रिजल्ट से कोई जनरल स्टेटमेंट पास की है, तो जनरल स्टेटमेंट की एग्जांपल क्या है, आल का वर्ड आ रहा है। तो सिंपली अब आप लोगों ने वैसे भी याद रखना है कि अगर आल का वर्ड आ जाए तो समझ ले कौन सी रीजनिंग थी, इंडक्टिव। और अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आ जाए तो समझ लीजिएगा बेटा कौन सी रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है। इसकी दूसरी एग्जांपल बुक वाले ने दी कि जितने भी प्लांट्स हैं ये डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं। जनरल एग्जांपल आ गई। क्या जनरल स्टेटमेंट है ना, ऑल प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जी किसने क्वेश्चन करना है, हैंड रेज किया किसी बच्चे ने। गैलेक्सी A30 कौन सा बच्चा है, ये गलती से हो गया है। अच्छा बेटा, all plants can photosynthesize their own food in the presence of sunlight। all का वर्ड आ गया, इट मीन इंडक्टिव रीजनिंग है। और दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग में सिंपल एक और स्टेटमेंट भी है कि अगर मैं प्लांट्स को डार्क कंडीशन में ले जाऊंगा तो प्लांट्स मर जाएंगे। तो जो स्पेसिफिक जो जनरल स्टेटमेंट होती है इनके ऑपोजिट स्टेटमेंट हमें थोड़ी समझ आ जाती है। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने परिंदे हैं उनके पर हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने एक जानवर देखा उसके पर नहीं थे तो भी मेरे लिए आसानी हो गई, मैं ये स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि जिसके पर नहीं है एटलीस्ट वो परिंदा नहीं है। तो ये हमारे पास बेटा बायोलॉजिकल मेथड में हाइपोथेसिस था। और लास्ट पॉइंट जो आज के लिए मैंने एक्सप्लेन करना है दैट इज थ्योरी। ये जितने भी, सॉरी बेटा थ्योरी से पहले एक पैराग्राफ है आपकी बुक पर, हाउ कैन वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस अदर देन डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। तो उसमें वो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, रिलीजियस आइडियाज। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जस्ट यही 2 मेथड है, इसके अलावा भी हैं लेकिन वो कम इस्तेमाल होते हैं। वो क्या है? नंबर 1, रिलीजियस आइडियाज। फॉर एग्जांपल हमारे मजहब में कोई चीज लिखी है, मैंने किसी किताब में पढ़ी, कहीं से सुन ली, किसी आलिम से सुन ली और मैंने कोई स्टेटमेंट पास कर दी, मेरा एक हाइपोथेसिस है। वो हाइपोथेसिस डिडक्टिव और इंडक्टिव के अलावा भी हो सकता है। नंबर 2 बेटा अभी बात चलते, एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस का क्या मतलब? अपनी मर्जी की कोई चीज को पसंद करना, अपनी मर्जी का कोई टॉपिक लेकर चलना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं जो मेडिसिन है उसके ऊपर रिसर्च करूं, मुझे मेडिसिन बड़ी अच्छी लगती है, तो वो मेरी कौन सी प्रेफरेंस है? एस्थेटिक, कि मैं उसको देखकर खुद के लिए रिलैक्सेशन फील करता हूं। वैसे एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी। तो ब्यूटी क्या है? जो सी चीज आपको पसंद है दैट इज ब्यूटी, आपके लिए तो वही चीज अच्छी है। तो एस्थेटिक प्रेफरेंस भी हो सकती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन के साथ बेटा 2 लफ्ज लिखे हैं, वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, होमोलॉजी एंड एनालॉजी। ये 2 डेफिनेशंस हैं, ये कल एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए टाइम थोड़ा है, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं मीटिंग के। और इसके अलावा कि हम कर कुछ रहे हैं, लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, और हो कुछ जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, वो क्या था, बल्कि इन्वेंट भी नहीं, आप कह लें डिस्कवरी थी, कि वो अपनी लैब में बैठा था, काम कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर, और उसकी लैब में कोई विंडोज नहीं थे, कोई डोर्स नहीं थे। वो कहीं पे गया हुआ था, आंधी आ गई। आंधी जब आई तो उसने जो नीचे वो रखी हुई थी स्लाइड्स, उसके ऊपर पत्ते बिखरे पड़े हैं, डस्ट पड़ी हुई है। तो उसने सोचा कि मेरा तो काम खराब हो गया है। एनीहाउ थोड़ा सा उसने समझदारी का मुजाहिरा किया, उसने उस स्लाइड को गौर से देखना शुरू किया। जब उसने गौर से देखा तो उसके बैक्टीरिया मरते हुए नजर आए। अब वो रिसर्च और कर रहा था, एक्सीडेंटली आंधी चली और उससे देखा कि बैक्टीरिया मर रहे हैं, कोई चीज गिरी है। फिर उसने 1 बाय 1 जो चीजें पड़ी थी गिराकर देखी, तो एट द एंड पेनिसिलियम, एक फंजाई उसको नजर आई जो बैक्टीरिया को मार रही थी, उसके केमिकल्स।
वहां से उसने पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर कर ली। तो सम टाइम, बल्कि मोस्टली ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं रिसर्च और हो कुछ जाता है, तो वो भी हाइपोथेसिस होते हैं कि आप काम कोई और कर रहे हैं, निकल कोई और आया। तो बेटा आज तक यहाँ के लिए, बेटा सॉरी, आज का लेक्चर यहाँ तक के लिए है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, और क्लास का टाइम अभी मैं 4:45 पे ग्रुप में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ ले, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। है कोई क्वेश्चन बेटा? सर रिलीजियस आइडियाज का दोबारा से बता दें। रिलीजियस आइडिया, चले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बीइंग मुस्लिम, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए थे। साइंस कहती है, डार्विन कहता है कि नहीं, एप से इवॉल्व हुए। तो अगर मेरा एक नजरिया है कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए थे, एप से पैदा नहीं हुए इंसान, तो ये जो मेरा हाइपोथेसिस है, इसकी बेस क्या है? मेरा मजहब है। तो जो रिलीजियस आइडियाज हैं वो भी हाइपोथेसिस देने में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? और कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? माइमा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? रुमैसा? सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। सर ये हमने कंपैरिजन किस बेस पे किया है? कंपैरिजन बेटा मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। होमोलॉजी, एनालॉजी, ये दो डेफिनेशंस है, बुक पर नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको कल लिखवाऊंगा। इनका कंपैरिजन है कि मेरी बॉडी किसके साथ मिलती जुलती है। अगर हम गौर करें तो इंसानों की बॉडी है एप्स के साथ, चिंपैंजीज के साथ मिलती जुलती है। तो मैं कहता हूं कि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इट मीन, अगर मैंने ये स्टेटमेंट पास की कि इनकी फैमिली सेम है, तो इसके पीछे क्या है? कंपैरिजन है। मुझे ब्लू कलर से ब्लैक कलर अच्छा लगता है, मिसाल ले लेता हूं, तो क्या है? कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन की बुनियाद पर भी मैं कोई ना कोई हाइपोथेसिस पेश कर सकता हूं। क्लियर? और कोई यस सर। और कोई क्वेश्चन बेटा? समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेने बेटा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं, अब आ गई है। चले ले ले बेटा। ओके, सर ले लिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, जीते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।